नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल पहले सवाल के तौर पर आपसे पूछा गया था, चर्चा में रहा 2020 CD3 क्या है? इसका सही जवाब है मिनी मून। दूसरा सवाल, आज गूगल डूडल सर जॉन टेनियल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ मना रहा है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है कला। तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कहाँ करेंगे? इसका सही जवाब है चित्रकूट। चौथा सवाल, कराईकल बंदरगाह कहाँ है? इसका सही जवाब है पुडुचेरी। पांचवा सवाल, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOIS हैदराबाद ने समुद्री क्षेत्रों के लिए कौन सी सेवा या सेवाएं लॉन्च की? उत्तर है स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फॉरकास्ट सर्विस सिस्टम, स्वेल सर्च फॉरकास्ट सिस्टम और एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विसेज। छठा सवाल, 1000 स्प्रिंग्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? उत्तर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। सातवां सवाल, हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है नैस्कॉम। आठवां सवाल, चर्चा में रहा सिनेकोकस SPPCC 7002 क्या है? उत्तर है समुद्री सूक्ष्मजीव। नवां सवाल, हाल ही में फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है जावेद अशरफ। और कल के सेशन का अंतिम सवाल था, केला उद्योग में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? उत्तर है डॉक्टर N कुमार। कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे हमने पूछा था, तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाले शांति समझौते में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। यह शांति समझौता कहाँ होगा? काबुल, दोहा, बगदाद या फिर तेहरान? तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाले शांति समझौते में भारत को आमंत्रित किया गया है। यह दोहा में संपन्न होगा। आपको बता दें कि दोहा कतर की राजधानी है। इस समारोह में लगभग 24 देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जहां इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दोहा। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स किस स्टेशन पर लॉन्च किया? प्रयागराज जंक्शन, पटना जंक्शन, आसनसोल जंक्शन या फिर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन? भारतीय रेलवे ने रेलवे यात्रियों और शहर के नागरिकों के लिए आसनसोल स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स और विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। 2 ओवर एज्ड कोच को सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स में बदला जा चुका है। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 50 लाख गैर किराया राजस्व उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है। मंत्री ने 2 नए वातानुकूलित रिटायरिंग रूम, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले सिस्टम और एक बैटरी संचालित कार का भी उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले सिस्टम विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति के बारे में आसानी से जानकारी प्रदान करेगा, जो रेल यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आसनसोल जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और म्यांमार ने किन शहरों के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए? गंगटोक और मांडले, शिलोंग और मांडले, अगरतला और मांडले या फिर इम्फाल और मांडले? भारत और म्यांमार ने इम्फाल और मांडले के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच बस सेवा आगामी 7 अप्रैल से शुरू की जाएगी। दोनों देशों ने 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति के भारत यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की गई, जो इस प्रकार हैं: रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट, कैंसर रोगियों के इलाज के लिए मेडिकल रेडिएशन इक्विपमेंट और कोऑपरेशन ऑन पेट्रोलियम इत्यादि। दोनों देशों ने 2018 में भूमि सीमा पार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आवागमन आसान हो गया। शासन के स्तर पर भारत म्यांमार को EID अकार्ड्स के प्रोजेक्ट में सहायता करेगा। दोनों देशों ने पारस्परिक विधिक सहायता संधि और प्रत्यर्पण संधि जैसी विभिन्न लंबित संधियों पर बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत म्यांमार की राजनयिक अकादमी की स्थापना में सहायता करेगा और म्यांमार में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का विस्तार करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इम्फाल और मांडले। क्वेश्चन नंबर 3,
हाल ही में अंटार्कटिका में रेड स्नो जैसी घटना देखी गई, इसका दूसरा नाम क्या है? वाटरमेलन, कैरट, पपाया या फिर रेड रोज? अंटार्कटिका में रेड स्नो जैसी घटना देखी गई, इसका दूसरा नाम वाटरमेलन है। रेड स्नो की ये तस्वीरें अंटार्कटिका में यूक्रेन के वर्नाड्स्की रिसर्च बेस के पास देखी गई। रेड स्नो या वाटरमेलन एक घटना है जिसे प्राचीन काल से जाना जाता है। माना जाता है कि अरस्तु 2000 साल पहले रेड स्नो के बारे में सबसे पहले लिखित प्रमाण दिए थे। उन्होंने बताया था कि बर्फ़ में वॉर्म्स यानी कीड़े लंबे समय तक रहते हैं और इनके अंदर जो कृमि उत्पन्न होता है उसका रंग लाल होता है। इसी वजह से वहाँ के बर्फ़ का रंग लाल हो जाता है। अरस्तु ने जिसे वर्म्स और ग्रब कहा था, आज उसे शैवाल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाटरमेलन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी हुए अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत को साइंस और इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत को साइंस और इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 21 विजेताओं को पुरस्कृत किया। इसी मौके पर एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जेंडर एडवांसमेंट और समानता के लिए 3 मुख्य पहलुओं की शुरुआत की गई, जो इस प्रकार हैं: विज्ञान ज्योति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस और महिलाओं को ई रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1986 से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5, भूटान इंडिया स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली, थिम्पू, गंगटोक या फिर इम्फाल? भूटान इंडिया स्टार्टअप शिखर सम्मेलन थिम्पू में आयोजित हो रहा है। भूटान के आग्रह पर मुजनई भारत और नियोनपालिंग भूटान के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए एक सर्वे को अधिकृत किया गया है। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भूटान के 30 स्टार्टअप्स को मेंटर करने की घोषणा की है। CII जल्दी ही भूटान में दक्षिण एशिया का पहला ऑफिस खोलेगा। भारत भूटान में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी करेगा। भारतीय रेलवे की एक टीम भूटान के माइनिंग कॉरपोरेशन से बात कर रही है, जिससे भारत भूटान से रेलवे गिट्टी का निर्यात कर सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बेटेलग्यूज क्या है? तारा, जीवाणु, विषाणु या फिर बीमारी? यह एक तारा है। आपको बता दें कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि यह तारा अपने जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। समाप्ति के समय इसमें सुपरनोवा की घटना घटित हो सकती है। सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। इस दौरान बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे निकलता प्रकाश और रेडिएशन इतना तेज होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तारा। क्वेश्चन नंबर 7, 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पटना या फिर कोलकाता? 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया कि KVK को केवल संपन्न, साधन संपन्न और प्रगतिशील किसानों की सेवा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि छोटे और वंचित किसानों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त R&D किया गया है, बेहतर फसल किस्मों को जारी किया गया है, किसानों के लिए 171 मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं और 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। लेकिन अब इससे गरीब किसानों को कोई खास लाभ नहीं हुआ। श्री तोमर ने यह बात कही। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। आयोजन के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 किसान उत्पाद संगठनों यानी FPO स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्नों के अधिशेष यानी सरप्लस में योगदान करने वाले 3 कारक हैं। मुख्य रूप से किसानों का श्रम, दूसरा कृषि वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों की भूमिका और तीसरा राज्य सरकारों की किसान कल्याण नीतियाँ, योजनाएँ और प्रोत्साहन। आपको बता दें कि 1974 में पुडुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी और आज
देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र 717 हो गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नहीं आता है। 28 फरवरी को भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य हैं ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी राज्यों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की। जैसे ओडिशा ने कोयले पर रॉयल्टी में वृद्धि का मुद्दा उठाया, तो पश्चिम बंगाल ने जीएसटी आय के भुगतान में देरी और धन के विचलन का मुद्दा उठाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में बाढ़ की निगरानी के लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति तैयार करने की बात कही। इस बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर भी हस्ताक्षर किए गए। परिषद ने 1978 में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा उच्च महानंदा जल योजना और ओडिशा के उत्तरी जिलों में नुआपाड़ा गुगनुपुर थेरुबली रेल लिंक परियोजना के विस्तार पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। 9वां सवाल, निम्न में से कौन सा उद्योग कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? कोयला उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग। ऑटोमोबाइल्स उद्योग कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। हाल ही में जनवरी 2020 के लिए इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जारी किया गया। दरअसल IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर उद्योगों का भार 40.27% रहा। जनवरी 2020 के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज का संयुक्त सूचकांक 137.5 रहा। जनवरी 2019 के मुकाबले जनवरी 2020 के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज की वृद्धि 2.2% ज़्यादा दर्ज की गई। आपको बता दें कि 8 कोर उद्योगों में शामिल हैं कोयला, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल्स उद्योग। आज के सेशन का अंतिम सवाल, भारत ने किस राज्य को जापान की साझेदारी से इस्पात क्षेत्र में मिशन पूर्वोदय का मुख्य केंद्र बनाने की बात कही है? बिहार, ओडिशा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। भारत ने जापान की साझेदारी से ओडिशा को इस्पात क्षेत्र में मिशन पूर्वोदय का मुख्य केंद्र बनाने की बात कही है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे इनेबलिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर इंक्रीज ऑफ स्टील यूजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के वर्कशॉप में हिस्सा लिया। यह वर्कशॉप इस्पात मंत्रालय और जापान सरकार के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने मिलकर आयोजित किया था। ओडिशा देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ओडिशा का इस्पात उत्पाद अकेले 100 MTPA को पार कर जाएगा। ओडिशा पूरे पूर्वी भारत को शामिल करने वाले क्लस्टर कार्यक्रम पूर्वोदय मिशन का केंद्र होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने देश को कितने अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र समर्पित किए? 9, 10, 11 या फिर 12। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।